हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M12। आज के वीडियो में हम और एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए, जिसमें हम और भी ज़्यादा अब डिफरेंट टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है, मेंटल एबिलिटी वाले आपके क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने वाले हैं और नए नए क्वेश्चन सीखने वाले हैं। चलिए, जैसे कि आप देखो, इस वाले क्वेश्चन में ये 56 से लेकर 62 तक क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक नंबर ऑफ सीरीज दे दी है। उन्होंने कुछ संख्याओं की एक श्रृंखला बना दी है और वो दे दिया है आपको, और उसमें ये कहा है कि उसमें एक नंबर कोई गलत है, कोई एक संख्या या कोई एक अल्फाबेट गलत है, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल बाय क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 132, 104, 80, 48, 20। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखो अटेम्प्ट क्या करना है कि अगर आपको संख्याएं पास पास दिख रही हैं तो सबसे पहले आप उसका डिफरेंस निकालो। ठीक है, इनके बीच में अब डिफरेंसेस देखो। जब डिफरेंसेस अगर कहीं सेम आ रहा है और एक जगह डिफरेंस ऐसा गलत आ रहा है तो वो हमारा गलत आंसर हो सकता है। कैसे, ये देखिए, यहाँ पर हमने अगर इनका डिफरेंसेस निकाला तो इसके बीच में 28 का डिफरेंस आया, फिर 24 का आया, फिर 32 का आया, फिर 28 का आया। इसका मतलब ये है कि सिर्फ अगर हम इसको चेंज कर दें तो हमारे पास जो है वो आंसर चेंज हो सकता है। यानी कि अगर हम यहाँ 76 कर देते हैं तो हमारे पास सारी सीरीज बराबर आ जाएगी, यानी कि सारे डिफरेंसेस बराबर 28 आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 80 को चेंज करके 76 करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में कौन सी संख्या गलत है, 80। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 2, 80। नेक्स्ट आपका है 57 में कहा है 1, 3, 7, 15, 31, 65, 127। आपको पहले वही डिफरेंस वाला फॉर्मूला अपनाना है। इनके बीच में डिफरेंसेस निकालो। देखो यहाँ हमने डिफरेंसेस निकाले इनके बीच में। अब हम डिफरेंसेस निकालते जा रहे हैं तो आ रहा है 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस। आपको बन रहा है ना सीक्वेंस, 2, 4, 8, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी। अब क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था 32। क्या आ रहा है, 34। तो इसका मतलब कौन सी संख्या गलत हुई, 65। अगर हम यहाँ पर 65 की जगह 63 कर देते हैं तो हमारी जो श्रृंखला है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, है ना। यहाँ पर श्रृंखला पूरी हो जाती। अगर यहाँ 65 की जगह 63 होता है, यहाँ पर जो संख्या गलत है इसका मतलब वो है 65, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसमें 65 संख्या जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है 6, 30, 60, 120, 210। अब देखो बच्चों, ये बड़े नंबर हैं, इसके बीच में अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो जैसे इनके बीच में 24 का डिफरेंस आता है, फिर 30 का आता है, फिर 60 का आता है, फिर 90 का आता है, लेकिन उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, कोई सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है, सेम भी नहीं है ना। तो हम कौन सा तरीका इसके लिए अपनाएंगे, हम इसके लिए डिफरेंट देखेंगे। डिफरेंट तरीका कैसे, अब इस पे देखेंगे हम, ये 6 का मल्टीपल है, यानी कि 6 का गुणनखंड है सारे के सारे। तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, 6 दाम 60, 6 20 छिक 120 और 35 छिक 210। अब इसमें क्या देखते आ रहे हो आप, यहाँ पर सब 5 के गुणनखंड चलते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। सीक्वेंस कब बनता, जब आता 1, 5, 10, दूनी 20, दूनी 40। अगर हम 40 से इसको गुणा करते 240 आता, लेकिन यहाँ पर दे क्या रखा है, 210। तो हमारे पास जो संख्या गलत है वो कौन सी है, वो है 210। तो आपका आंसर आएगा 210। अगला क्वेश्चन है AD, EG, IJ, MM, QP, UP। इस तरह का जब आपके पास सवाल आता है और आपसे कहा जाता है कि कोई गलत संख्या आप बीच में से ढूंढ के निकालो, पहले अच्छे से देखते हैं। अब आप श्रृंखला में यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर आपको MM दिया हुआ है, दोनों के बीच में सेम दे दिया अल्फाबेट, तो इनके बीच में डिफरेंसेस तो आप नहीं निकाल सकते अगर आप AD, EG, IJ के बीच में डिफरेंस निकालने बैठो। तो इसका तरीका क्या होता है, इसके तरीके में हम क्या करते हैं, हम इसका निकालेंगे डिफरेंस, A का, E का, I का, M का, Q और U। फिर दूसरी बार निकालेंगे D, G, J, M, P, P। इनके बीच में देखेंगे। देखो यहाँ हम देखते हैं, हमने देखा A और E के बीच में 3 का डिफरेंस, E और I के बीच में 3 का डिफरेंस, I और M के बीच में 3 का, M और Q के बीच में 3 का डिफरेंस, M और Q और U के बीच में 3 का डिफरेंस। ये तो सीरीज सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाली में चलते हैं, D और G के बीच में 2 का डिफरेंस, G और J के बीच में 2 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस आता जाएगा। J और M के बीच में 2 का डिफरेंस, M और P के बीच में 2 का डिफरेंस, लेकिन P के बाद P ही दे दिया। यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस आना चाहिए था, और अगर 2 का डिफरेंस आता तो P के बाद क्या आता, S आना चाहिए था आपका, है ना। लेकिन यहाँ पर S नहीं दिया उसने, P ही दे दिया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपका ये जो UP है ये गलत है। यहाँ पर UP आपका ऑप्शन नंबर 2 है जो वो गलत है। तो ये आप आंसर में लगा के आएंगे। नेक्स्ट सीरीज क्या है, नेक्स्ट सीरीज में वो कहता है कि 5, 13, 25, 40, 61,
85। अब इसके बीच में अगर आप डिफरेंसेस निकालते हो तो बच्चों डिफरेंसेस में कोई सीक्वेंस नहीं बैठेगा, कोई सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी आपको, एक जैसा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो डिफरेंस निकालोगे तो इसमें के बीच में 13 का डिफरेंस आएगा, फिर 8 का डिफरेंस आएगा, फिर 12 का डिफरेंस आएगा, फिर 15 का डिफरेंस आएगा, है ना। देखो यहाँ पर हमने डिफरेंस निकाला, पहले 8 का आया, 12 का आया, 15 का आया, 21 का आया, 24 का आया, लेकिन इसके बीच में ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं बैठ रहा, है ना। 3 के मल्टीपल लगाओगे तो 8 3 का मल्टीपल नहीं है ना। इनके बीच में फिर डिफरेंस निकालेंगे तो सवाल लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोचें कि ये 4 के मल्टीपल में भी तो आ सकता है, जैसे 8 का डिफरेंस आया, 12 का आया, अगर यहाँ 16 का आ जाता डिफरेंस तो 16 के बाद यहाँ किसका डिफरेंस आता, 20 का। देखो अगर हम यहाँ 40 की जगह 41 कर देते तो हमारे पास क्या सीक्वेंस बनता, 8 का, 12, 16, 20, 24, ये सारे 4 के गुणनखंड बनते। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, है ना। ये सारे के सारे गुणनखंड, और ये हमारी सीरीज बिल्कुल सही बन जाती। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे दिया, 40। तो इसमें गलत नंबर कौन सा है बच्चों, आपका गलत नंबर है आपका इसमें 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, 12, 30, 80, 150। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। यानी कि देखो इसके बीच में 10 का डिफरेंस है, फिर आपके बीच में 18 का डिफरेंस है, फिर 50 का डिफरेंस है ना, फिर 70 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस से तो ये कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा है, तो हम इसमें दूसरा तरीका आजमाएंगे। हमने कैसा तरीका आजमाया बच्चों, जब डिफरेंस का तरीका नहीं आता है, ये ऐसा होता है कि जो नंबर सीरीज होती है ना आपकी, या आपको आगे की टर्म निकालनी हो, या मिसिंग टर्म निकालनी हो, या फिर आपको गलत टर्म बतानी हो, तो इन सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है, इसमें बाउंडलेस मेथड्स होते हैं। आप किसी भी तरीके से हमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी सीरीज हम बना रहे हैं, जिस भी सीरीज के बीच में हम रिलेशन बैठा रहे हैं, वो रिलेशन जो है हर एक 2 नंबर्स के बीच में सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर था, मेरा समझाने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीरीज बैठ रही है ना, बन रही है ना, 8, 12, 16, 20, 24, ऐसे तो कोई नहीं बनती है सीरीज। देखो यहाँ पर भी जो सीरीज बनी, यहाँ पर 2-2 का डिफरेंस चलता आ रहा है, यहाँ 3-3 का चलता आ रहा है। तो सीरीज का मतलब यही होता है कि इनके बीच में जो डिफरेंसेस या जो भी रिलेशन आप बिठाएंगे वो सेम होना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंसेस से वो चीज़ नहीं बैठती है, घटाने से भी नहीं बैठती, तो हम गुणनखंड वाला मेथड अपनाते हैं। गुणनखंड में भी आप किसी भी तरह से गुणनखंड लगा सकते हैं, स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमने अलग तरीके से निकाला, कैसे, हमने 1 के स्क्वायर में 1 का क्यूब जमा किया तो 2 आया, ठीक है। 2 के स्क्वायर में अगर हम 2 का क्यूब जमा करें तो हमारे पास 12 आएगा। इसी तरह अगर हम चलते जाएं, 3 के स्क्वायर में 3 का क्यूब जमा करें 36 आएगा, 4 के स्क्वायर में 4 का क्यूब जमा करें 80 आएगा, 5 के स्क्वायर में 5 का क्यूब जमा करें 150 आएगा। अब ये वाली सीरीज जो हमारे पास है, इस सीरीज में और इस सीरीज में सब कुछ सेम है, सिर्फ कौन सा नंबर सेम नहीं है, आपका 36 नंबर। उसकी जगह हमें क्या दिया हुआ है, 30 नंबर। आना क्या चाहिए था, 36 नंबर। तो यहाँ पर हमारा 30 नंबर गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि 30 नंबर इस श्रृंखला में गलत दिया हुआ है। अगला है जैसे आपका 0, 4, 18, 45, 100। तो इसमें भी हमने बिल्कुल वही गुणनखंड वाला मेथड अपनाया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। हमें किसी भी तरह ये सीरीज बिठानी होती है कि ये सीरीज किस तरह बनाई गई है, हमें वो रिलेशन बिठाना होता है। और उसी रिलेशन बिठाते हुए जब हम सेम चलते चलते हैं तो कहीं पर हमें गड़बड़ दिखाई दे जाती है। जैसे इसमें हमने 0 को, देखो आप 0 का आपको पता ही है, 0 किसी से भी आप मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 को हमने मान लीजिए चलो 1 के स्क्वायर से गुणा कर दिया तो 0 ही आ गया। अब 1 को 2 के स्क्वायर से गुणा किया तो 2 आया, 2 को 3 के स्क्वायर से गुणा किया 18 आया, 3 को 4 के स्क्वायर से गुणा किया 48 आया, और 4 को 5 के स्क्वायर से गुणा किया 100 आ गया। अब ये वाली सीरीज और इस वाली सीरीज में कहाँ डिफरेंस है, यहाँ पर 45 और 48 में। चल क्यों नहीं रहा है ये, यह क्या हुआ है, 45 हमारे पास 48 आना चाहिए था। तो इसमें गलत नंबर कौन सा है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर 3, 45 आपका गलत है, ठीक है। ये आपके नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए। अब उसने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया, अब आपको डायरेक्शन वाला दिया है। कैसे, देखो वो कह रहा है कि यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। आपको डायरेक्शंस पता है, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है आपको क्वेश्चन में, उसने कहा है कि अगर ये जो दक्षिण पश्चिम है, आपके क्वेश्चन में जो दक्षिण पश्चिम है, ये वाला, ये होता है ना बच्चों आपका दक्षिण पश्चिम, ये कह रहा है कि अगर इसको हमने उत्तर बना दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन सारी चेंज हो जाएगी। इसने ऐसे घुमा दिया उत्तर को, यहाँ से लेकर यहाँ ले आया, तो उत्तर दक्षिण बन गया और पूर्व पश्चिम बन गया, ठीक है। तो अगर ये ऐसा हुआ तो वो कह रहा है कि अगर ये उत्तर बन गया,
उत्तर पूर्व था पहले, अब आपका उत्तर पूर्व क्या था ये। अगर यहाँ पर उत्तर आया तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट में दक्षिण आएगा। अगर आपका दक्षिण पश्चिम जो है वो उत्तर दिशा बन गया है तो आपका जो उत्तर पूर्व है वो क्या बन गया, आपका दक्षिण दिशा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण दिशा इसका सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि लड़कों का एक कॉलम है जिसमें रमन जो है वो सामने से 15वां है, यानी कि एक छोर से रमन जो है वो 15वें नंबर पे है। उसके आगे जितने लड़के थे उससे 3 गुना लड़के उससे पीछे थे। कॉलम के अंत से 7वें लड़के और रमन के बीच में कितने लड़के हैं ये हमें बताने हैं। ये हम कैसे बताएंगे, देखो उसने कहा है कि मान लो ये एक छोर है और ये दूसरा छोर है। ठीक, वो कह रहा है कि यहाँ से लेफ्ट छोर से 15वें नंबर पे रमन खड़ा हुआ है। ठीक, और इस छोर और रमन के बीच में जितने लड़के हैं उसके 3 गुना लड़के उसके पीछे खड़े हैं। यानी कि यहाँ इसके बीच में 14 लड़के हैं, तो बिल्कुल इसके पीछे कितने लड़के हुए, उसके 3 गुना यानी कि 42 लड़के हुए। ठीक, चलो एक तो ये हो गया। अब उसने कहा कि अब जो राइट वाला छोर था ये, उससे दाएं जो सबसे राइट वाला छोर है उससे 7वें नंबर पे एक लड़का खड़ा हुआ है। यानी कि इस लड़के के बीच में और राइट वाले छोर के बीच में कितने लड़के हुए, 6 लड़के। ठीक है, अब उसने कहा है कि वो कह रहा है रमन के बीच में और इस 7वें लड़के के बीच में कितने लड़के हैं। अब टोटल देखो, राम अगर यहाँ से 15वां था, ठीक, और राम के और इस वाले छोर के बीच में कितने लड़के थे, 42 लड़के। ये राम हो गया, ये राइट वाला छोर हो गया, इसके बीच में 42 लड़के थे। ठीक, अब ये 6 लड़के इसके बीच में और 7वें लड़के के बीच में 6 लड़के थे। तो हमने क्या किया, टोटल लड़कों में से ये 6 लड़के घटा दिए पहले तो। ठीक है, कितने हमारे पास आ गए, 36 लड़के आ गए। अब ये 7वें लड़का, ये 7वां जो लड़का है ये 36वें नंबर पे आया, ये 36वें नंबर पे है और यहाँ रमन है। अगर रमन यहाँ है और ये लड़का 7वां लड़का जो है जो इधर से 7वां था, अब इधर से वो 36वें नंबर पे है, तो इन दोनों के बीच में कितने लड़के बचे, 35 लड़के। तो आपका ऑप्शन कहाँ है 35 लड़कों का, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि लड़कियों की पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां खड़ी हैं। ये आपका क्वेश्चन हिंदी में अधूरा दिया हुआ है, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, प्रिया और नताशा के बीच में, मैं क्वेश्चन आपको वैसे बताती हूँ। प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं और वो कह रहा है कि अगर प्रिया जो है वो लेफ्ट साइड से 32वें नंबर पे है और प्रिया राइट वाले एंड से पास में है बजाय कि नताशा के, तो नताशा लेफ्ट से कितने कौन से नंबर पे है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो ये देखो, उसने कहा नताशा और प्रिया के बीच में 16 लड़कियां हैं। ठीक, हमने 16 लड़कियां बना दी। अब वो कह रहा है कि जो प्रिया है वो लेफ्ट से 32वें नंबर पे भी आती है, यानी कि प्रिया 32वें नंबर पे हुई। ठीक है, इसके बीच में 31 लड़कियां हो गई। ठीक है ना। अब उसने कहा है कि मान लो राइट वाले छोर से प्रिया नताशा से ज्यादा पास है, ये हमें दिख रहा है कि राइट वाले छोर से प्रिया ज्यादा पास है, नताशा दूर है। अब उसने कहा है कि ये बताओ कि नताशा लेफ्ट साइड से यानी कि यहां से कितनी दूर है। अब देखो, ये नताशा और प्रिया के बीच में 16 लड़कियां थी। ठीक है, यानी कि इसको मिला के 17 लड़कियां हो गई। ठीक, अब ये जो टोटल 32 लड़कियां हैं और यहां से लेकर यहां तक 17 लड़कियां हुई, तो हम क्या करेंगे कि पूरे टोटल में से 17 लड़कियां घटा देंगे तो 15 बची, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 15 लड़कियां हैं। तो नताशा कौन से नंबर पे खड़ी है, 15वें नंबर पे, है ना। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही आएगा, 15, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आएगा। चलिए वो क्वेश्चन भी खत्म हो गए। अब आपके आते हैं ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जिसके लिए क्या है कि हम हर चीज को आइडेंटिफाई कर देते हैं। आइडेंटिफाई कैसे कर देते हैं, देखो जहाँ पति पत्नी की बात होती है वहां हम क्रॉस लगा देते हैं, जहाँ भाई बहन की बात होती है वहां हम डबल साइडेड एरो लगा देते हैं, और जहाँ पिता पुत्र की बात होती है हम डाउन साइडेड एरो लगा देते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले वो कह रहा है कि देखो हम एक एक चीज को पढ़ेंगे और एक एक ऑप्शन को लगाते जाएंगे। उसने कहा P जो है वो R का पिता है। हमने क्या किया, P को R का पिता बना दिया। ठीक, यानी कि पिता है तो इसलिए मेल होगा, जहाँ जो आदमी है वहां हमने मेल लिख दिया और जो औरत है वहां पर हमने फीमेल करके F कर दिया। ठीक है, P R का पिता, इसका मतलब P मेल है और R का पिता है, इसलिए R के बीच में हमने ये वाला एरो लगा दिया।
फिर वो कहता है लेकिन आर जो है उसका पुत्र नहीं है। अब अगर पी आर का पिता है और आर उसका पुत्र नहीं है तो इसका मतलब वो उसकी पुत्री है। पुत्री है तो इसका मतलब वो फीमेल है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। उसके बाद टी आर की पुत्री है। अब जो टी है वो आर की पुत्री है, यानी कि आर के नीचे हमने डाउनवर्ड साइन लगा दिया। ये पुत्री हो गई। पुत्री क्यों है? फीमेल है तो हमने पुत्री है इसलिए हमने फीमेल लगा दिया। चलो अगला क्या है? यू पी की पत्नी है। पी कहाँ था हमारे पास? ये हमने पति पत्नी के लिए कौन सा साइन ले रखा है? क्रॉस का। तो हमने पी और यू को पति पत्नी बना दिया। अब ये मेल था, पिता था, तो हमने यू क्या हुई? फीमेल हुई। पी और यू शादीशुदा हो गए। ठीक, पत्नी हो गई। चलो क्यू आर का भाई है। अब हमारे पास आर कहाँ था? ये इसका भाई। हमने भाई बहन के लिए डबल साइडेड एरो लगाया तो हमने क्यू को डबल साइडेड एरो लगा दिया, क्योंकि क्यू भाई है इसलिए क्यू के आगे मेल लगा दिया। चलो अब कह रहा है एस क्यू का पुत्र है। अब क्यू यहाँ था हमारे पास, इसका पुत्र हमने बना दिया एस को। पुत्र के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं? एरो वाला। पुत्र बना दिया, क्योंकि पुत्र है इसलिए हमने मेल लिख दिया। ठीक, चलिए वी क्यू की पत्नी है। अब क्यू यहाँ पर इसका भाई था, मेल था, इसकी हमने पत्नी बना दी वी। ये वी की पत्नी हो गई, पत्नी है इसलिए फीमेल लगा दिया। अगला क्या है? वी डब्ल्यू का। डब्ल्यू जो है वो वी का पिता है। वी इसकी पत्नी थी, इसका पिता कौन है? यानी कि ये पिता पुत्र वाला है। ये हमने एरो लगा दिया। ऊपर की तरफ हमने क्या लिख दिया? डब्ल्यू। ये इसका पिता है इसलिए हमने मेल लिख दिया। ठीक है, ये आपका डायग्राम पूरा हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। अब उसमें पूछ रहा है एस की दादी कौन है? दादी कौन होती है बच्चों? दादी होती है आपके पिताजी की माँ। एस कहाँ है? ये रहा। एस की पिताजी कहाँ है? इसकी माँ हुई क्यू, ये इसके पिताजी हो गए। तो ये एस की माँ कौन है? सॉरी, एस की दादी, यानी कि एस के पिता हैं क्यू। ठीक है, क्यू के पिता कौन है? क्यू के पिता कौन है? क्यू के पिता डायरेक्टली तो नहीं दे रखे, लेकिन क्यू का भाई हमें पता है आर है, और आर के पिता पी है, यानी कि क्यू के भी पिता पी हुए। दोनों भाई बहन है तो एक ही पिता हुए, तो पी हो गए इसके पिता। अब वो कह रहा है कि एस की दादी कौन है, यानी कि एस के पिताजी के पिताजी पी हुए, तो पी कौन है? ऑप्शन नंबर 2। मैंने यू क्यों लिख दिया? नहीं, हमें उनकी दादी पूछी है ना, तो हम यहाँ बता रहे हैं दादाजी। अब दादाजी हमारे पास पी आ गए। ठीक, तो दादी कौन हुई? दादाजी की वाइफ। तो दादाजी की वाइफ कौन है? यू। तो हमारे पास दादी कौन आ गई? यू। अगर दादाजी पूछते तो हम पी आते, दादी कौन है? यू। तो हमारी दादी कौन आ जाएगी? एस की दादी कौन हो गई? यू। चलो अगला है यू का पुत्र कौन है। अब यू ढूंढते हैं पहले। यू ये है, यू का पुत्र कौन हुआ? यू इसकी वाइफ है पी की, और पी का पुत्र कौन है? आर नहीं है, आर पुत्री है। पुत्र कौन है? क्यू। तो आंसर क्या है आपका? क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्यू का ससुर कौन है? ससुर कौन होता है? आपके वाइफ के पिताजी, या फिर अगर फीमेल है तो हस्बैंड के पिताजी। अब क्यू कौन है? वो पूछ रहा है किसके? क्यू का ससुर कौन है। अब क्यू ये है मेल, यानी कि इसके वाइफ के जो पिताजी होंगे वो इसके ससुर जी होंगे। इसकी वाइफ कौन है? वी। वी के पिताजी कौन है? डब्ल्यू। तो क्यू का ससुर कौन हुआ? डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर 4। उसने हमसे ये पूछा एस की दादी कौन है, तो हम इस डायग्राम में अगर हम देखें तो एस की दादी हमारे पास कौन आ रही है? एस की दादी क्या हुई? एस की दादी हुई उसके फादर की वाइफ, यानी कि उसके फादर कौन हुए यहाँ पर? पी, और उसकी वाइफ कौन है? यू। तो हमारे पास आंसर में उसकी वाइफ कौन आ जाती हैं? कौन दिया क्या मैंने? कौन है? यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है कि जो हमारे पास एस की दादी आई हैं, एस की दादी है हमारे पास यू। नेक्स्ट है यू का पुत्र कौन है। अब यू देखते हैं, यू कहाँ है हमारे पास? यू ये है। यू का पुत्र कौन है? यू के हस्बैंड कौन हुए? पी, और पी का पुत्र कौन है? आर। तो यू का भी पुत्र कौन हुआ? सॉरी, आर सिस्टर है। यू का पुत्र कौन हुआ? क्यू। तो क्यू हमारे पास कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए, क्यू का ससुर कौन है? ससुर कौन होता है बच्चों? अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ के हस्बैंड, या आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड के फादर। अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ के फादर, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड के फादर और ससुर होते हैं। ठीक है, तो क्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास? क्यू हमारे पास उसका बेटा है पी का, उसकी वाइफ कौन है? वी, और उसके फादर कौन है? डब्ल्यू। तो जो क्यू के जो ससुर जी हुए वो कौन हुए? वो हुए डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन है आपका, आर की भाभी कौन है? भाभी कौन होती है बेटा? भाई की वाइफ। तो आर का भाई कौन है? क्यू। क्यू की वाइफ कौन हुई? वी। तो आर की भाभी कौन हुई? वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 70 में वो पूछ रहा है कि टी का ममेरा भाई या चचेरा भाई कौन है? अब टी का देखते हैं। टी के फादर हुए ये, ठीक है, उसकी बहन हुई ये, बस टी की जो मदर है वो आर है और आर का भाई ये है, यानी कि टी के मामा हुए क्यू और मामा का बेटा कौन है? एस। तो टी और एस आपस में क्या हुए? ममेरे भाई। तो टी का कौन हुआ? एस, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 71 में वो कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखो यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पर एक आपको सर्कल दिया, सर्कल के चारों तरफ आपको नंबर दे दिए और बीच में एक नंबर दे दिया। तो हमें इसमें क्या करना होता है कि जो चारों तरफ नंबर दिए होते हैं, इन चारों नंबरों से किसी भी तरह का ऐसा रिलेशन बनाना होता है कि बीच का नंबर आ जाए और उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन मार्क निकालना होता है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि 3 और 15 के बीच में कैसे, 3 के साथ 15 कैसे आया? 3 पंजे 15। और 6 के साथ 42 कैसे आया? 6 सत्ते 42। जब इस 7 और 5 को जब हमने आपस में घटाया तो हमारे पास 2 आ गया, यानी कि बीच की संख्या आ गई। इसी तरह से हमने 3 तिया 9 किया, 3 आया, और 9 चौक 36 किया, 4 आया, और 4 और 3 में से घटा दिया तो 1 आ गया, हमारे पास बीच वाली संख्या आ गई। वही सेम रूल हम इसमें आजमाएंगे। 10 दूनी 20 आया, 2 लगाया, 19 दूनी 38 आया, 2 लगाया, तो 2 में से 2 घटाएंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 0। इसी तरह से 72 नंबर के क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि ऐसे एक आव्यूह दिया है उसने जिसमें कुछ संख्याओं को विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया है। इस आव्यूह को पूर्ण करने के लिए अनुपस्थित अंक का चयन कीजिए। आपको ये बताना है कि ये बॉक्स जो उसने दिया है और इस तरह से नंबर दिए हैं, आपको कोई रिलेशन बनाना है कि किसी तरह से ये क्वेश्चन मार्क वाला संख्या जो है वो सही आ जाए और आपका लॉजिक जो है वो सही बैठना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डिफरेंस हमने लगा के देखा, नहीं बैठ रहा, तो हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, पहली और आखिरी वाली को उठाया, 2 चौक 8, 5 अट्ठे 40 और 8 दाम 80, ये सब एक दूसरे के गुणनखंड है, ये तो चलो ठीक बैठ गया। लेकिन हमें बीच वाली रो लानी है। बीच वाली रो कैसे लाएंगे? जब 2 चौक 8 आया तो हमने से 1 घटा कर दिया, 3 आ रहा था। 5 अट्ठे 40 आया, हमने 1 घटा दिया, 7 आया, वो बीच में आ गया। इसी तरह से यही चीज इसमें करेंगे। 8 धाम 80 आया तो 10 में से 1 घटा देंगे, 9 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 में। उसने ये बोला कि यदि घटा का अर्थ भाग हो, जमा का अर्थ गुणा हो, भाग का अर्थ घटा हो और गुणा का अर्थ जमा हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? इसमें हमें क्या करना होता है, एक जगह पहले लिख लेना होता है कि कौन से चिन्ह को कौन से चिन्ह से उसने बदला। उसके बाद समीकरण में हमें सिर्फ वैल्यू पुट करके देखनी होती है कि कौन सा आंसर सही आएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने ये लिख लिया, उसके बाद वैल्यू पुट करके देखी। पहले क्वेश्चन में देखी, जैसे 40 घटा 10 जमा 5 भाग 4 गुणा 5 दिया था हमें, तो हमने क्या किया, सबके साइन चेंज कर दिए। घटा की जगह भाग कर दिया, 40 भाग 10 हो गया। जमा की जगह गुणा कर दिया, 10 गुणा 5 हो गया। भाग की जगह घटा कर दिया, 5 घटा 4 कर दिया, और गुणा की जगह जमा कर दिया, 4 जमा 5। तो 40 को 10 से भाग करेंगे, 4 आया, गुणा 5 घटा 4 प्लस 5, 4 पंजे 20, घटा 4 जमा 5, 20 जमा 5 25 करेंगे, 25 में से 4 गया 21। हमारे पास आंसर 21 आया और उसका भी आंसर 21 आया हुआ था, तो इसका मतलब समीकरण सही है, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका सही बैठा है। ठीक, चलो 74 नंबर क्वेश्चन में है वैन आरेख है। इसमें आपको कैटेगरी दी है, जैसे जंतु, स्तनधारी और बकरी, इसके बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो बच्चों वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है, वेन डायग्राम में आपको इस तरह सर्कल्स दिए जाते हैं और हर एक सर्कल का क्या होता है, उस सर्कल को दूसरे सर्कल के साथ जिस तरह दिया होता है वो उसके बीच का रिलेशन होता है। जैसे आपका ये वाला होता है, इस वाले में क्या मतलब होता है इसका कि ये तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन जंतु, स्तनधारी और बकरी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, बकरी एक जंतु है तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें क्या, इसका इस वाले का क्या मतलब होता है कि एक ही कैटेगरी में बाकी दोनों कैटेगरी भी आती हैं, यानी कि अगर जंतु करें तो जंतु में ही स्तनधारी और बकरी दोनों आ जाएं, लेकिन ये सिर्फ ये क्या करता है, पूरे पोर्शन को अपनाता है। जैसे जंतु है उसमें अंदर सारे स्तनधारी आ जाएंगे, लेकिन जंतुओं में सिर्फ स्तनधारी तो होते नहीं है ना, कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो अंडे भी देते हैं, है ना, तो सारे तो नहीं होते हैं। मेरा दिमाग
सही नहीं चल रहा मुझे लग रहा है। पहले में क्या मतलब होता है कि एक कैटेगरी में एक कैटेगरी आती है, लेकिन तीसरी कैटेगरी बिल्कुल अलग है। लेकिन बकरी, स्तनधारी और जंतु, क्योंकि बकरी स्तनधारी होती है और बकरी एक जंतु भी है, तो इसमें से कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जो बिल्कुल ही अलग कर दी जाए। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा बचा? ये। कैसे? क्योंकि जो बकरी होती है वो जंतु भी होती है और स्तनधारी भी होती है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही बैठेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में वो कह रहा है कि वो अनुपात ज्ञात करो जिससे 14.40 प्रति किलो वाले गेहूं को 11.40 प्रति किलो वाले गेहूं के साथ मिलाया जाए तो 12.60 प्रति किलो वाला गेहूं बन जाए। उसके लिए क्या करेंगे बच्चों? जो हमें चाहिए होता है, जैसे ये हमें चाहिए 12.60 किलोग्राम वाला चाहिए और हमें दो दी हुई है 14.40 किलोग्राम और 11.40 किलोग्राम, तो हम क्या करेंगे? इसे बीच में लिख लेंगे और जो जो हमें वैल्यू दी हुई है उन्हें यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास 1.8 आया, इन दोनों के बीच का निकाला तो 1.2 आया। अब इन दोनों को हम अनुपात में रख देंगे। काट के देखा हमने जब, तो हमारे पास 2:3 आया, यानी कि आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 2:3 आपका आया है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, इस तरह से आज हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग के कवर करेंगे। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया और आपके मन में अब भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और तब तक पढ़ते रहिएगा। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। कीप स्टडिंग।